अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अली। इस लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजी के अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर अभी हमने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी, स्टार्ट ही नहीं किया, अभी से हम सेल पढ़ने। तो ये आपका एक डेमो लेक्चर है जिसके अंदर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाउ वी विल कवर दिस होल सिलेबस, मतलब ये पूरा सिलेबस हम किस तरह से कवर कर रहे होंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ रहे होंगे, किस तरह से पढ़ रहे होंगे। सो आई थॉट कि आपको पहले से बेसिक आइडिया दिया जाए और वो सेल के ऊपर ही दिया जाए, क्योंकि सेल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक होता है बायो के अंदर। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की डेफिनेशन क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है। इसकी हम अगर सिंपल एग्जांपल हमारी डेली लाइफ के अंदर लें तो जैसे हमारे पास एक वॉल होती है, दीवार जब हम खड़ी करते हैं, वो दीवार हम डायरेक्ट नीचे बना के तो दीवार नहीं खड़ी करते। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? छोटी छोटी ईंटें यूज करते हैं, ठीक है, ब्रिक्स यूज करते हैं। वो जो ब्रिक्स होती है वो सेल के तौर पर होती है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इस तरह की ब्रिक्स से बने हुए हैं और वो ब्रिक्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल कहा जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेल आपके पास मौजूद है। एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास एनिमल सेल है, ये आपके पास प्लांट सेल है, और ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक आरबीसी का सेल है। अब आप ये कहेंगे कि सर आप ये कैसे देख के बता रहे हैं कि ये डिफरेंट सेल्स जो हैं, ये एनिमल है, ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये आरबीसी का सेल है। अब इनको देखिए बेटा, इनका जो शेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बायो के अंदर, स्पेशली सेल बायोलॉजी के अंदर, जो कि ये चीज़ बताता है कि हमारे पास सेल कौन सा है। अगर जो सेल है उसका स्ट्रक्चर राउंड हो, मतलब जो कि इस तरह का ना हो, ये आप देखेंगे कि प्लांट का सेल जो है वो थोड़ा फ्लैट है और इसके अंदर कॉर्नर्स बने हुए हैं, और जो एनिमल का सेल है ये बिल्कुल राउंड हो। तो अगर राउंड सेल हो तो वो एनिमल का ही होता है। अब एनिमल के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन एनिमल का जो मतलब ओवरऑल सेल होता है किंगडम एनिमलिया के अंदर, वो राउंड ही होता है। उसके साथ अगर प्लांट का देखा जाए, और प्लांट का जो होता है उसके ब्रैक्स होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है और उसके साथ कॉर्नर्स होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है सेल वॉल लगी होती है, और सेल वॉल जो होता है वो थिक मटेरियल होता है, तो वो सेल की जो बाउंड्रीज है उसको कुछ इस तरह से बना देता है कि वो फ्लैट नुमा शेप बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास अगर बैक्टीरियल सेल को आप देखें तो ये एक राउंड नुमा शेप होता है और इसके पीछे टेल्स भी होती है, लेकिन ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो इस वजह से जो है इनके पर तो बस एक ही सेल होता है, इनकी शेप भी सेम होती है। अब सेल के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनिल्स आ जाते हैं। इन ऑर्गेनिल्स को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम आपको बेसिक एक एक लफ्ज के अंदर बताते जाएं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइसोसोम है, इसको सेल की ये सेल के अंदर लाइसिस करवाता है, यानी सेल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको ये इनगल्फ कर लेता है, एक केमिकल रिलीज करता है, और केमिकल रिलीज करने के बाद उसको इनगल्फ कर लेता है ताकि वो सेल के अंदर मटेरियल ना रहे, अनवांटेड मटेरियल होता है। उस तरह से फिर ये वाटर वैक्यूल्स होते हैं, फिर सेंट्रियोल्स होती है जो कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में और सेल की डिवीजन के अंदर हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियन अगर सिंगल हो तो माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाएगा, अगर मल्टीपल हो तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। एक सेल के अंदर मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। इसका काम क्या होता है? जो हमारे पास हम खाना खाते हैं उससे उसको ब्रेक करके, रेस्पिरेशन करके और उससे एनर्जी जनरेट करवाना। फिर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की वॉल ही होती है जो कि बाहर की बाउंड्री होती है। ये सेल के अंदर जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर और उससे बाहर से जो एक्सटर्नल टिश्यू होता है या टिश्यू का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर, वो यहाँ से मेंटेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर हमारे पास सेल के अंदर सेंट्रल बॉडी आ जाती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती है, जैसे क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, न्यूक्लियर पोर्स हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है अलग से। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास ह्यूमंस के अंदर स्पेशली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर ह्यूमंस की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने पढ़ी भी होंगी पहले।
राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं। गोल्गी एपरेटस होती है जो कि सेल के अंदर पैकेजिंग का काम करती है। इस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म होता है सेल का जो लिक्विड मटेरियल होता है। साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है या ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है। इसको ऐसे समझ लें कि जो सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है। सेल की साइज क्या होती है? सेल जो होता है वो डिफरेंट साइज का होता है, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म के और कौन से ऑर्गेनिज्म का सेल है। प्लांट का सेल है, एनिमल का सेल है, बैक्टीरिया का सेल है या फिर कोई और फंजाई वगैरह का सेल है। सेल का शेप जो होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। प्लांट के लिए जो होता है वो थोड़ा कॉर्नर शेप होता है, एनिमल के लिए जो होता है वो थोड़ा राउंड होता है। इस तरह से फंजाई के लिए जो होता है वो इस तरह से होता है, थ्रेड नुमा शेप होती है उसकी, ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये जो होती है, अब ये डिपेंड करता है कि सेल किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, उसकी साइज उस पर डिपेंड करती है। सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि सेल किस चीज से बना हुआ है या सेल कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जानदार मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर वो सारे सेल से ही बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मतलब सेल एक बेसिक यूनिट जिससे आगे जो भी ऑर्गेनिज्म बना है वो सेल से ही बना है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल बनता कैसे है? क्या सेल पहले से मौजूद होता है या आप ऐसे कहें कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना था? तो ये डिवीजन होती है, टू टाइप्स ऑफ डिवीजन इसको कहा जाता है। एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। अगरचे एक ही सेल एक ही शेप का या एक ही स्ट्रक्चर का बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि सर हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। तो अगर हमारा हेड का सेल डिफरेंट है और हमारा जो लेग का सेल है या आर्म का सेल है वो डिफरेंट है, ये किस तरह से होता है? तो वो इस तरह से होता है कि सेल के अंदर जो माइटोसिस प्रोसेस होता है वो आइडेंटिकल सेल्स की कॉपीज बनाता है। जैसे आप कोई पेपर लेके जाके फोटोकॉपी वाले शॉप से उसकी कॉपीज बनाते हैं ना, एग्जैक्टली सेम बनती है। तो इसी तरह से ही सेल की कॉपीज बनती है। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो कॉपीज बन के डिवाइड होके और बढ़ते रहते हैं। This is important because it shows that a living thing share a similar structure. इससे ये होता है कि सेल के अंदर अगर सेल थ्योरी को हम पढ़ें बेसिकली, तो सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो एक बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। मतलब बने तो सारे सेल से है ना, हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी मिट्टी के दाने से बना हुआ है, कोई प्लांट जो है वो किसी और चीज से बने हुए, ऐसे तो नहीं है ना, सारे बने तो सेल से हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें ये बताती है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से ही बने हुए हैं। अब सेल हमारे पास, अगर यहाँ पर हम टू कैटेगरीज के सेल सिलेक्ट करें तो हमारे पास दो टाइप के सेल आते हैं। एक आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है बिफोर न्यूक्लियर फॉर्मेशन। ये उस टाइम के सेल थे जिनके अंदर न्यूक्लियर की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती थी और न्यूक्लियर मटेरियल जो होता था यानी क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते थे वो सेल के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़े रहते थे, ठीक है। और दूसरी टाइप का सेल है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस और यू का मतलब है ट्रू, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, यानी इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसके अंदर मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं मौजूद होगा। तो इस वजह से इनको यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोटिक सेल अभी जो है वो जैसे हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स आ गए और बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर ही, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है सेल के अंदर, उनका कोई न्यूक्लियस अलग से नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर इस तरह से नहीं है। यूकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व होके और उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई, साइटोप्लाज्म को अलग किया, न्यूक्लियर प्लाज्म को अलग किया। अब उनका जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर ये जो सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर इसी तरह से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि दोनों ही
सेल्स के अंदर मौजूद होती है, यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होती है। फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है, इस तरह से डीएनए आ जाता है, न्यूक्लियोइड रीजन आ जाती है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस देखिए ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद है, प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं है। राइबोसोम बॉडी जो है वो दोनों के अंदर भी मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है, यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है। साइज के हवाले से अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं वो 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं, और जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं वो 10 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। All cells, whether they are prokaryotic or eukaryotic, have some common features. तमाम सेल जिनके अंदर जो कि प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए भी दोनों में होता है, न्यूक्लियोप्लाइड रीजन सिर्फ उसके अंदर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और उसकी जगह पे जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। राइबोसोम बॉडी दोनों में ही होती है, दोनों में प्रोटीन फॉर्मेशन होती रहती है। इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं। अब ऑर्गेनेल्स के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। मैंने आपको ये सारे जो बताए ये सारे ऑर्गेनेल्स ही हैं। न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि सेल के अंदर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं और सेल को जो है एक लिविंग एंटिटी के तौर पर मेंटेन रखते हैं। ऑर्गेनेल्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल द सेल टू लाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनेल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर जो कि सेल को इस चीज के काबिल बनाते हैं कि वो जिंदा रहे, वो ग्रो करे, मतलब साइज में और स्ट्रक्चर में और अपने नंबर्स बढ़ाए, और वो रिप्रोड्यूस करे। रिप्रोड्यूस यानी अपनी कॉपीज बनाए और दूसरे सेल्स को पैदा करे। ये ऑर्गेनेल्स का काम होता है। अब सारे ऑर्गेनेल्स का काम, अब इनके अंदर देखें जिंदा रहने के लिए मैं अगर आपको इन कैटेगरीज के ऊपर ऑर्गेनेल्स को डिवाइड करूं, लाइफ के लिए, ग्रो के लिए और फिर रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या करते हैं, तो जिंदा रहने के लिए हमारे पास एक ही ऑर्गेनेल आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना जब डाइजेस्ट होके स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होके सेल के पास जाता है तो एनर्जी तब तक नहीं बनती जब तक सेल के अंदर इंटर ना हो, और एनर्जी बाहर तो कोई बनाता नहीं है। तो सेल के अंदर इंटर होने के बाद भी जब तक वो खाना, वो पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना जाएं तब तक वो एनर्जी जनरेट नहीं होती। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, जिसकी मदद से जो ग्लूकोज होता है जो कि हम खाना खाते हैं उससे जो ब्रेक होके बनता है, वो ग्लूकोज यहाँ पर रेस्पायर होता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं सेल को एनर्जी देने के लिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए काम करता है। ठीक है, फिर आता है ग्रो यानी साइज, सेल की साइज कौन बढ़ाता है। तो देयर आर अदर ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स ये मौजूद है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। ये सेंट्रियोल्स मौजूद है। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल को बाहर की तरफ और सेल को जो है वो ग्रो करने में हेल्प करती हैं, सेल की साइज वगैरह बढ़ाने में और सेल को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। स्पेशली सेल डिवीजन के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन, यानी सेल अपने मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाता है। अब इसके लिए भी यही माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स यूज हो रही होती हैं, जिसके अंदर पहले तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे उसकी कॉपीज बनती हैं, पूरा जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कॉपी होके वो प्रॉपर उसका जो मटेरियल है वो बनता है, और उसके बाद सेल की डिवीजन होती है। सेल की डिवीजन के लिए भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रियोल्स, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी और भी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे हमारे पास प्रोटीन चाहिए होता है तो वो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। हमारे पास मल्टीपल जो मटेरियल होता है उसकी पैकेजिंग चाहिए होती है जो कि दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करने में काम आएगी, तो वो गोल्गी अपैरेटस बनाता है। साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा करना होता है तो वो भी वहीं पर बन रहा होता है। इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सारा काम जो होता है ये यहीं पर ही हो रहा होता है। अब हमारे पास जो टू टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल थे, हैव नो मेम्ब्रेन
कवर्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, जो इनकी न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और वो जस्ट एक न्यूक्लियोइड रीजन होती है जहां पर वो मौजूद होता है क्रोमोसोम मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल। इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल्स। इनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब यूकैरियोट्स के अंदर और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती। या इसी तरह से फिर है सर्कुलर डीएनए। इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में, यानी एक बॉल निमा शेप के अंदर रेप हुआ होता है, इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस का भी, एनिमल्स का भी इसी तरह होता है, लेकिन वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। फिर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये बैक्टीरियाज होते हैं, यानी एक छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लें कि ये बिल्कुल एक सेल के जितने होते हैं, यूनिसेल्युलर ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे पास जो डिजीज कॉज भी करवाते हैं, और कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है। फिर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इनके पास न्यूक्लियस होता है और उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल्स, और बाकी जो सारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके ऊपर भी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर अदर लाइसोसोम वगैरह हो गया, या वैक्यूल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, ये सब मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हैव लीनियर डीएनए। इनके जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, इस तरह का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ऑल अदर सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स अदर देन बैक्टीरिया। बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट सेल्स होते हैं। Organelles are structures that enable the cell to live, grow and reproduce. Organelles वो structures होते हैं जो कि सेल को क्या करते हैं, जिंदा रखते हैं, ग्रो करवाते हैं और रिप्रोड्यूस करवाते हैं। ये तो हमने पीछे स्लाइड में पढ़ लिया। फिर सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, ये जो आपको नजर आ रही है ब्लू शेप में बाहर की तरफ से, ये सेल को एक बाउंड्री वॉल प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया गया है। ये सेल को एक बाउंड्री लाइन, या ये जो है सेल का मटेरियल जो इंटर होना होता है या जो आउट होना होता है, जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसको भी मेंटेन करती है। आउटर लेयर ऑफ द सेल से सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल के अंदर सबसे एक्सटर्नल लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल के अंदर है। अलाउज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड वेस्ट इज आउटसाइड ऑफ द सेल। ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर अलो करती है, और उसके जो वेस्ट होते हैं उनको जो है वो आउट करने में मेंटेन करती है, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको मेंटेन करती है। ये समझ लें एक गेट होता है सिटी का, जिसके अंदर सेल पूरा एक सिटी है, जिसके अंदर अगर कोई मटेरियल आ रहा है तो वो इसकी मर्जी से आएगा, अगर कोई जा रहा है तो वो भी इसकी मर्जी से जाएगा। फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म a jelly like fluid contained in the cell that holds the organelles. साइटोप्लाज्म एक जेली नुमा शेप का फ्लूइड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स और वो सेल का जो मटेरियल होता है वो सारा पड़ा होता है, ये उन सबको होल्ड करता है। अब इसकी कुछ डेंसिटी होती है, कुछ लिक्विड होता है, जिसकी वजह से जो है ये डिफरेंट होता है बाकी लिक्विड से। जिस तरह से हमारे पास वाटर होता है, इसके अंदर मोस्ट ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वाटर की होती है, लेकिन काफ़ी और भी केमिकल्स होते हैं, इस वजह से ही ये डिफरेंट होता है वाटर से। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। ये जस्ट आपके लिए जर्नल ओवरव्यू है ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस इंटायर सिलेबस, और फिर हम उसी तरह से इसको कवर कर रहे होंगे। फिर हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस क्या है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी पूरी सेल की जो प्रोग्रामिंग होती है, पूरी सेल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस छोटे से टुकड़े न्यूक्लियस के अंदर पड़ी होती है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होता है, और वो इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। कंटेंट्स द डीएनए, सेल्स डीएनए, और डीएनए के अंदर जो होती है पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। देन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। प्रोवाइड द एनर्जी द सेल नीड्स टू मूव, डिवाइड। ये
सेल को जो भी काम करना है उस सब काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ये जो हम खाना खाते हैं वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बन के इसके पास आता है, फिर इसको रेस्पायर करके और उसे एटीपीज जनरेट करता है, जो कि एटीपीज हम यूज करते हैं टू परफॉर्म एनी वर्क इनसाइड द सेल, या जो भी फंक्शन वगैरह सेल को करना होता है, आइदर उसको डिवाइड होना हो, उसको मूव होना है कहीं से, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो एनर्जी को यूज कर रहा होता है। यहाँ इस तरह से समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। फिर हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम्स बॉडी। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? साइट वेयर प्रोटीन्स आर मेड। ये वो जगह होती है जहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं सेल के अंदर। यहाँ सेल पार्ट्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। सेल के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, स्पेशली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड्स की और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये प्रोटीन कहाँ पर बनता है सेल के अंदर? ये राइबोसोम के अंदर बनता है। फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ये राइबोसोम भी इस फैक्ट्री समझ लें सेल की, जो कि क्या करती है सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करती है। फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। इनको ये दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द सेल में काम करते हैं, यानी सेल के अंदर जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है उनको हेल्प आउट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड राइबोसोम्स अटैच्ड, जिसके साथ जो राइबोसोम्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही अटैच होते हैं। ये जो आपको शेप नजर आ रही है, ये इस तरह से फोल्डिंग वाली शेप, ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे धब्बे या ऐसे ऐसे वैक्यूल्स मौजूद हैं वो एक्चुअली में राइबोसोम्स होते हैं। तो जिसके ऊपर मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और जिसके ऊपर नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं, यानी कोई भी चीज अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस से निकली तो वो यहाँ से होके यहाँ से मूव करके फिर सेल के अंदर एंटर होगी। इस तरह से हमारे पास गोल्जी अपैरेटस आ जाती है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको हम कहते हैं। यह क्या करती है? ये पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल है, यानी सेल के अंदर जो भी मटेरियल आना है या जाना है उसकी जो पैकेजिंग होती है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही देखनी होती है, और वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही उसको मेंटेन कर रही होती है। पैकेजिंग हो गई, प्रोसेस हो गया, शिप आउट द स्टफ द सेल मेक। जो भी सेल बना रहा है कोई चीज, उसको अगर कहीं भेजना है तो उसको जो पैकेज करेगा, प्रोसेस करेगा, ये सारा कौन करेगा? गोल्जी अपैरेटस। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज किसी बाहर मुल्क भेजनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? वो चीज लेते हैं, उसके ऊपर बॉक्स चढ़ाते हैं और बॉक्स में पैक करते हैं और फिर जाके किसी कुरियर वाले को देते हैं और वो कुरियर वाला लेके जाता है। तो ये जो बॉक्सिंग वाला काम है या जो उसको पैकेजिंग वाला काम है, ये काम कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। फिर हमारे पास लाइसोसोम आ जाता है, डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड सेल पार्ट्स। जो सेल पार्ट्स हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, अनवांटेड हो जाते हैं और जो यूज होके हमारे पास उसके बाद कोई काम नहीं होता, उनको ये लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है, ईट कर देता है। इसको ऑटोफेगी भी कहा जाता है। गार्बेज मैन, ये मतलब सेल के अंदर जो गार्बेज चीजें होती हैं उनको खा जाता है। प्रोटेक्ट सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन इन्वेडर्स, पुलिसमैन। ये सेल को क्या करता है कि सेल के अंदर जो बाहर से आने वाली चीजें हैं, अगर उनमें कोई खराब चीज है, नुकसानकार चीज है, तो वो उसको क्या करता है? उसको भी खा जाता है। यानी सेल के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, अगर वो भी अनवांटेड है, गैर जरूरी है, हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये उनको भी खत्म कर देगा। और अगर बाहर से कोई ऐसी चीज आई, फॉरेन बॉडी आई जो कि हमारे सेल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये उसको भी खा जाएगा। फिर हमारे पास वैक्यूल्स आते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं? ये स्टोर वाटर, फूड इन वेस्टेस। ये सेल के अंदर पानी को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और वेस्टेस जो कि सेल के बाहर निकालने। अब सेल जो है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ चीजें वेस्ट करता है, तो जब तक वो टाइम होता है तब तक वो चीजें स्टोर कहाँ पर हो जाती हैं? वैक्यूल्स के अंदर हो जाती हैं, और जब वो टाइम आता है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं बाहर की तरफ। वैक्यूल इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ सकती है आपके पास टेस्ट में कि वैक्यूल क्या है? एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? वैक्यूल होना चाहिए। अब वैक्यूल जो होता है एक प्लांट सेल के अंदर, अगर उसके अंदर वाटर मौजूद हो तो वो इस तरह का होता है, मतलब पूरा
ये स्ट्रेच हुआ होता है, और प्लांट भी जो होता है वो खिल रहा होता है बिल्कुल। लेकिन अगर उससे पानी निकल जाए तो वो फ्लैसिड हो जाता है, या इस तरह से कह लें कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है पूरा, और उससे होता क्या है कि प्लांट जो होता है वो मुरझा जाता है। फिर हमारे पास सेल वॉल आती है। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर मौजूद होती है और बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होती है कुछ स्पीशीज के अंदर, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और ये सेल वॉल जो है ये थिक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये मतलब एक सीमेंटिक स्ट्रक्चर लाइक जो है ये सेल वॉल का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये थिक लाइक स्ट्रक्चर जो बनाती है ये सेल वॉल, इसी वजह से हमारे पास जो प्लांट होता है वो हार्ड होता है, और एनिमल की या ह्यूमंस की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल, ये क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट करती है सेल को। फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये सेल के अंदर जो प्लांट सेल के अंदर स्पेशली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर हो रहा होता है, और ये उसमें हेल्प आउट करवाता है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। कंटेंट्स क्लोरोफिल्स मेक प्लांट ग्रीन, ये जो हमारा प्लांट ग्रीन होता है ये एक्चुअल में ग्रीन नहीं होता, प्लांट का कलर कभी भी ग्रीन नहीं होता, ये इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है उस वजह से ये ग्रीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये क्लोरोप्लास्ट वो जगह होती है जहाँ पर प्लांट का फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कंपैरिजन अगर हम करें तो प्लांट्स के अंदर फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जो चीजें प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं, तो न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों के अंदर मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रियम दोनों के अंदर मौजूद होता है, लाइसोसोम भी दोनों के अंदर मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और उनमें क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये बाकी जो सेल्स होते हैं जैसे एनिमल सेल हो गया उनके अंदर नहीं होती। तो दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड, और आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बेसिक डेमो लेक्चर था, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई या आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, आपको नहीं पता कि न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, पहले हम सब ऑर्गेनील्स को, पूरे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हों, जो भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे।